Hello friends, good morning. In this video we are going to discuss test series for UPSC prelims. Okay friends, so let's start the video. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द अंतः स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या शब्द अंतः स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा एकता, चौथा है गरिमा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो जो वर्ड है ये अंतः स्थापित किए गए थे। तो समाजवादी करेक्ट है और पंथ निरपेक्ष करेक्ट है। ये बाद में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICESCR कानूनी रूप से एक बाध्यकारी दस्तावेज है। सेकंड, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ICESCR की पर्यवेक्षी संस्था है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आप ICESCR को गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रही हूँ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए केवल जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही पात्र है, ना कि प्राकृतिक रूप से पात्र व्यक्ति। सेकंड, संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। बिल्कुल, कोई भी चुनाव आपको लड़ना है तो उसके लिए आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई विदेशी आके चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया क्योंकि स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया क्योंकि स्टेटमेंट राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे, देश की विविधता और पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक होते।
थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया था और निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक था। तो ये तो थर्ड ऑप्शन तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सीधे सीधे ऐसा तो कोई उनका वो नहीं था, निरर्थक तो बिल्कुल भी नहीं था। संविधान में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने पूरा इस देश को खोखला कर दिया था। यहाँ की जितनी भी धन संपत्ति जो सारी चीज़ें थी वो पूरा लूट करके ब्रिटेन लेके चले गए थे और हमारा भारत बिल्कुल ही कंगाल स्थिति में था। तो उस समय जब संविधान बनाया गया तो इतना संसाधन उपलब्ध नहीं था कि जो सारी चीज़ें हैं उसको लागू किया जा सके, इसलिए ये न्यायोचित बनाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देश की विभिन्नता और पिछड़ेपन के कारण भी कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, इसकी वजह से ये जो बाकी चीज़ें हैं उनको मूल अधिकार में रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 14 हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। संविधान में समान विधि सहायता और संविधान का समान संरक्षण, ये हमारा है आर्टिकल 14 मूल अधिकार। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 14 में मूल अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 14 के संबंध में, इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, विधियों का समान संरक्षण नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें विधि के समक्ष समानता भी प्रदान करता है और विधियों का समान संरक्षण भी प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है कि समान संरक्षण नहीं करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अनुसार समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, वहाँ 14 लागू नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये समानता का अधिकार है, तो जहाँ समान और असमान की बात हो जाएगी वहाँ पे अनुच्छेद 14 कैसे लागू होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये मैंने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी संशोधन होते हैं जो 368 से बाहर होते हैं वो सभी साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यों के प्रवेश या गठन ये भी साधारण 50% वोटिंग से हो सकता है, तो पहला सही है। राज्य भाषा का प्रयोग ये भी सही है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, ये सारे जो प्रावधान हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा पारित या संशोधित किए जा सकते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु निम्नलिखित में से किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए फिर से पढ़ते हैं। समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त है,
परंतु निम्नलिखित में से किस और किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है? ठीक है, तो जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करती है। हाँ, ये सही बात है। कोई स्टेट सिर्फ ऐसा नियम लगा सकती है कि ये जो रोजगार है वो हमारे सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, तो ये उनका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को अप्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष लाभ प्रदान करता है। ठीक, ये भी सही है। किसी भी अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये आगे चला गया। ठीक है, क्या हो रहा है आज, सब गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है या सही है? ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ठीक है, ये तो सबको पता है। चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह विश्व में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के सबसे बड़े प्रवास स्थल में से एक है। जी नहीं, चिल्का झील में डॉल्फिन के प्रवास का सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं है। सबसे बड़ा क्षेत्र है गंगा नदी। गंगा नदी में ही डॉल्फिन ज़्यादातर पाई जाती हैं, साफ पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, और वो तो खारा पानी है, इसलिए वहाँ पे नहीं पाई जाएंगी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी केवल सॉरी दूसरा तो इनकरेक्ट है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नो क्या हो गया है आज, कुछ समझ ही नहीं रहा है, गड़बड़ हो क्यों रही है। क्या पता क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कोई होता है गड़बड़। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? नहीं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति उसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष होती है। नहीं, अब तो पता नहीं है कि कब तक, अगर युद्ध है, युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो हमें तो पता नहीं है ना कि 3 वर्ष तक चलेगा या उससे पहले ख़त्म हो जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना तो ये, ना तो फर्स्ट, ना तो सेकेंड। ठीक है, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे रॉन्ग पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। इसमें उल्लेखित है कि संविधान भारत के लोगों उससे शक्ति अधिग्रहित करता है, ये तो सही है। और दूसरा, यह संविधान के उद्देश्यों को निर्देशित करता है, ये भी सही है। तीसरा, यह विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है। नहीं, प्रस्तावना से विधायिका को क्या शक्ति मिलेगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, प्रस्तावना से विधायक को क्या शक्ति मिलेगी, कुछ नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आध्यात्मिक व्यवस्था का आध्यात्मिक मतलब अध्यक्ष होता है ना, आध्यात्मिक व्यवस्था का गुण माना जा सकता है। व्यापक प्रतिनिधित्व, स्थिर सरकार और शक्तियों का पृथक्करण, स्थिर सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए हमारा आंसर भी दूसरा तीसरा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार और नागरिक समाज के साथ सहयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, भारत इस उद्घोषणा का एक पक्षकार है। ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट है, पहला आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आर्टिकल 22 भाग 3 के भाग 3 मूल अधिकार से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मूल अधिकार से लिया गया है। मूल अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेके 35। तो 22वें अनुच्छेद की यहाँ पे बात की गई है। 22वें अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड, केवल संसद को निवारक निरोध पर निर्माण का अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, इसका आंसर ना तो A1 होगा ना तो 2 होगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यार आज ये हुआ क्या? कुछ भी कर लो भैया, आज तो मुझे ये करना ही है, तुम चाहे मुझे कितना भी परेशान करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अनाधिक सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है। तीसरा,
मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगे। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से हमारा केवल पहला ही सही है, ठीक है। इसमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अधिक सूचना आयुक्त होते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का। अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर उद्देश्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन हेतु निम्नलिखित में से किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में, किस में ये इसको पारित किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बारी बारी से पारित होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको हुई ही होगी, लेकिन समझ में भी आया होगा। तो आगे की वीडियो बनाने के लिए और आगे की वीडियो आप देखते भी रहिए, बहुत नॉलेजेबल है। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।